सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम बिजनेस स्टडीज़ पेपर एनालिसिस कर लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं आंसर्स क्या हैं इनके। द रिस्क रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। भाई अगर आपको रिस्क है कि आप अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को मीट नहीं कर सकते हैं तो इसे फाइनेंशियल रिस्क कहा जाता है। बिमल राय वर्किंग फनी बनी लिमिटेड कंपनी गेम्स और टॉयज मैन्युफैक्चर करती है। बेसिक टास्क इनका वेरियस एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है, जोड़ना है आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, है ना। सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं, सबको कोऑर्डिनेशन में लेकर आना इनका काम है। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना इनका काम है, उसकी इम्प्लीकेशंस देखना कि बिजनेस के ऊपर, सर्वाइवल के ऊपर। तो ये सारा काम टॉप मैनेजमेंट का होता है, तो आंसर इज टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। सलीम करीम गुड्स फ्रेंड है, बिजनेस स्टार्ट किया, 200 वैरायटी ऑफ वेजिटेबल सीड्स बेच रहे हैं ये गार्डन्स के लिए, टेरेस के लिए, बालकनीज के लिए, बैकयार्ड्स के लिए, ताकि एक हेल्दी कंजम्पशन हैबिट जनरेट हो सके, है ना। तो इसका मतलब सोसाइटी को लेकर ज़्यादा सोच है, तो सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब ये कह रहे हैं भाई देखो, मार्केटिंग की आपने फीचर्स पढ़े होंगे, उसमें एक फीचर था एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म को लेकर सही पॉइंट कौन सा है? सही पॉइंट भाई देखो डी पॉइंट है, क्योंकि एक्सचेंज मैकेनिज्म का पर्पस ये है कि जब बायर और सेलर आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करें तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ एक दूसरे को ऑफर करना है, और जो वो एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर वैल्यू का होना ज़रूरी है। भाई मैं अगर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो पैसों के अंदर भी वैल्यू है, और जो सामान तुम मुझे दे रहे हो उसके अंदर भी वैल्यू यानी यूटिलिटी का होना ज़रूरी है। यही एक्सचेंज का पर्पस है। द आंसर इज 6। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के केस में आपको जो मार्क देखना होता है वो ISI मार्क होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन आया भाई सेबी से रिलेटेड, और बोला कि इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन ये नहीं है डी वाला, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एक तरीके का डेवलपमेंट फंक्शन है, बाकी ऊपर के तीनों प्रोटेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है भाई, लार्जर द लीड टाइम, लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड, एंड लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। देखो इसका मतलब ये है, लीड टाइम कहने का मतलब ये है कि मैंने ऑर्डर दिया है अपने सप्लायर को, और ऑर्डर से मेरे स्टोर्स में आने में, मतलब मेरी फैक्ट्री में आने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को कहा जाता है लीड टाइम। अब मैंने ऑर्डर दिया है और मेरे पास आने में टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो ऐसी सिचुएशन में मुझे हमेशा रॉ मटेरियल अपने पास ज़्यादा रखना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं ऑर्डर करूं और मेरे पास माल आने में टाइम लगे और उस बीच रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो फैक्ट्री रुक जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका लीड टाइम ज़्यादा है तो हमेशा आपको अपने स्टोर में ज़्यादा रॉ मटेरियल रखना चाहिए, और जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो असर्शन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बी पॉइंट कहता है रॉ मटेरियल डू नॉट हैव रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब आपको ज़्यादा स्टॉक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, यानी अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंटरप्टेड रहती है, मतलब रॉ मटेरियल मंगाता हूँ टाइम से नहीं आता, इंटरप्शन रहती है, तो मुझे हमेशा अपने पास ज़्यादा स्टॉक लेवल्स मेंटेन करने चाहिए। तो ये रीज़न भी सही लिखा हुआ है, और रीज़न बिल्कुल असर्शन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा? ये डी, कि असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और क्या नाम है, रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। जिस बच्चे का मैंने ये पेपर चेक कर रहा हूँ तो उसने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर लगा रखे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे, आपको जो पढ़ाया आपने तरीके से पढ़ा। 9th पॉइंट पर आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग। ये 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, 4 पॉइंट में आपसे कहा गया है कि कौन सी बात पर्सनल सेलिंग के लिए सही है। ए पॉइंट एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा है, तो ये तो पर्सनल सेलिंग के लिए हो ही नहीं सकता। बी पॉइंट कह रहा है कि भाई पर्सनल सेलिंग की वजह से आप, मतलब जो सेल पर्सन है वो कस्टमर्स के साथ एक पर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं कर पाता, तो ये गलत बात लिख कह रहा है। सी पॉइंट कहता है भाई पर्सनल सेलिंग के अंदर ओरल प्रेजेंटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ
सेल। बिल्कुल सही बात है भाई, पर्सनल सेलिंग में आप कस्टमर के पास जाते हैं, उनसे ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना बातचीत करते हैं, तो ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। 9th का आंसर सी। 10th पॉइंट ये कहता है भाई कोऑर्डिनेशन की वजह से यूनिटी आती है, सही कह रहा है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स है डिपार्टमेंट्स के बीच में जो सभी डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करता है और सभी डिपार्टमेंट को इंश्योर करता है कि सब एक ही एम के तरफ काम करें, तो ये भी ठीक है। और रीज़न ए का सही वो है एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात या नहीं आती? तो आंसर इज ए, दोनों सही हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए की, बिल्कुल बढ़िया। ये कहते हैं भाई अगर मान लेते हैं कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल कहने का मतलब दोस्त यार, मतलब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैनेजर, एम्प्लॉय, वर्कर सब मिलकर, मतलब कोई उनकी स्टेटस की वजह से उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई है, दोस्ती यारी में वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, ठीक है ना। कौन छोटा कौन बड़ा वहाँ पर कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा बंदा ऐसा होता है जो अपने आप को लीडर प्रूफ करता है? क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर तो भाई आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से होता है, प्रेसिडेंट है आप लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है आप उनके नीचे काम करते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो दोस्त यार होते हैं, वहाँ पर कौन सा बंदा ऐसा होता है जो अपने आप को लीडर साबित करता है? देखो आपका भी दोस्तों का एक ग्रुप होगा, है ना, आपका भी फैमिली रिलेटिव्स का, कजन्स का ग्रुप होगा, लेकिन एक बंदा वहाँ पर ऐसा होगा जो कह दे उसकी बात को माना जाता होगा, तो ये उसको लीडर बनाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल क्वालिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से वो लीडर बन जाता है, वो अथॉरिटी क्रिएट कर लेता है। समझ में आई बात या नहीं आती? यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैटर क्या है कि आपने कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आपने स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। मैं करेक्ट आंसर बताना चाहता हूँ, मेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ये कहते हैं कि आपने स्टैंडर्ड्स बनाए, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, आपको डेविएशंस नज़र आई, तो आपने फिर उनके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहे कि भाई देखो हमें ना कुछ स्टेप्स लेने। आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, आपने उन्हें एडिशनल वर्कर्स अपॉइंट करके दिए, आपने प्रोजेक्ट के लिए इक्विपमेंट लगाए, सब कुछ करे, लेकिन फिर भी आपका टारगेट मीट नहीं हो पा रहा। तो फिर प्रोडक्शन मैनेजर को रियलाइज़ हुआ कि भाई उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स ही रिवाइज करने चाहिए। ये उसे कब रियलाइज़ होता है? जब आप करेक्टिव एक्शन को ले रहे होते हैं, ठीक है ना। 13 पॉइंट में चलते हैं भाई। इन्होंने कहा मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सही बात है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि भाई हर कोई आदमी, हर किसी की एक्सपेक्टेशन, हर किसी की परसेप्शन, हर किसी का रिएक्शन अलग अलग होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, बिल्कुल, कि जैसे आपके पेरेंट्स, आप पास हो जाइए, अच्छे नंबर लेकर आइए, मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव भी हो सकती है, नंबर नहीं लेकर आओगे तोड़ाई होगी, ठीक है जी, नेगेटिव भी हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, ठीक है। इधर देखते हैं भाई आप, इन्होंने कहा कि भाई अल्फा ग्राफिक लिमिटेड एक रिप्यूटेड इंडियन कंपनी है, काफ़ी सालों से बिजनेस कर रही है। इनका जो सीईओ है रोहित, वो हमेशा बिलीव करता है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट को हमेशा अंडरस्टैंड करके बिजनेस करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसने एक चीज़ इसको पता लगी कि भाई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी है कोई लिनोग्राफिक, ये इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है और एक नया सब्सटीट्यूट लेकर आ रही है, तो ये फॉरेन से प्रिपेयर हो गया। इसने क्या किया, अपनी कॉस्ट को घटाया, बढ़िया क्वालिटी बनानी शुरू करी और एस्थेटिकली अपीलिंग लेआउट, एडवर्टीजमेंट, लोगो वगैरह लगाने शुरू करे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अल्फा ग्राफिक लिमिटेड वाज नॉट एबल टू रिटेन इट्स ओन कस्टमर, मतलब अपना कस्टमर तो उसके हाथ से गया नहीं गया, साथ ही साथ इसको नए कस्टमर और मिल गए, नए प्रोजेक्ट और मिल गए। तो इसे कहा जाता है कि आपको हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से देखने रहना चाहिए कि कोई मार्केट में थ्रेट तो नहीं है, और आपको पहले से उसके लिए क्या मिल जाते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बी पॉइंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग के तहत क्या होता है कि हर किसी को मालूम होता है कि उसकी जॉब क्या होती है और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इससे ना कन्फ्यूजन अवॉइड होती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी अवॉइड होता है। तो इसे हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी यहाँ पर बच्चे ने सही करा था। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाई कंपनी इज वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। सही बात है। आप क्या करते हैं, जो ये टेक ओवर बिड्स होती हैं ना कंपनी के द्वारा, यानी एक कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसके लिए वो बिड्स लगाती हैं कि हम इतने अमाउंट में लेंगे, उतने अमाउंट में लेंगे। तो सेबी क्या करता है, ऐसी चीज़ों पे रेगुलेशंस के, इनके ऊपर रेगुलेशंस लगाता है कि भाई इससे ना घपलाबाजी ना हो सके। बहरहाल ये तो एक्सप्लेनेशन के अंदर चला जाएगा, बाकी मैं इसे कहता हूँ कि एक तरीके का रेगुलेटरी फंक्शन है सेबी का। तो ये स्टेटमेंट 1 से ही बात कर रही है। अब इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट को ट्रेन करना ये एक तरीके का डेवलपमेंट फंक्शन है। स्टेटमेंट 2 भी सही बात कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं।
देखो भाई, यहाँ पर इन्फ्लेशन वगैरह की बात हो रही है, सीधा सीधा मैं कह देता हूँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वक्त को बर्बाद नहीं करते। ठीक है, इसका आंसर डी है। जैसे कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है भाई प्रोडक्ट को एग्रेसिवली लोगों तक बेचो, ठीक है ना। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस होता है कस्टमर की नीड, सोसाइटल का होता है भाई कस्टमर की नीड के साथ साथ सोसाइटी का वेलबींग। तो ये आपको डी पॉइंट में नजर आएगा। हाँ जी, साधना एक ग्रेजुएट है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट के, ठीक है जी, सक्सेसफुल मैनेजर है। इन्होंने अपनी नॉलेज जो इन्होंने एक्वायर करी है ना, इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उन नॉलेज का इस्तेमाल करती हैं, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करती हैं, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करती हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये बेटा मैनेजमेंट एज एन आर्ट का पॉइंट हो गया, ठीक है। ये कहते हैं जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं इनको आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसी डिमांड आती है आप उसके हिसाब से उसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। तो ये रहा फ्लेक्सिबल आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 21। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर ये है कि एक मैनेजर है, फर्म जो सोच रही है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए 20% नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, लेकिन जो सेल्स मैनेजर है आर शेट्टी वो इस बात को अप्रूव नहीं कर रहा, वो कह रहा भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ। समझ में आई बात? ये नहीं आती, ठीक है। और टिल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द क्वालिटी ऑफ वुड लॉग्स हैंडल एटसेट्रा, वो कह रहा क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। इस वजह से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। और जब भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वहाँ पर जो चीज़ मिसिंग होती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो आपको यहाँ कोऑर्डिनेशन को आइडेंटिफाई करना था और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देनी थी। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर सिंक्रोनाइज टू अचीव यूनिटी ऑफ एक्शन। आपको बता रखा है मैंने, आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, फिर उसी के आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता रखे थे। स्पेशलाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, ग्रोथ हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। इसके आप इंपॉर्टेंस लिख सकते थे, 2 वैसे बोले गए इंपॉर्टेंस। ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देनी थी और पहले 2 एलिमेंट सेंडर हो गया, मैसेज हो गया। आपको डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पढ़ाए गए हैं, सिमेंटिक बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये भी एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप स्टाफिंग चैप्टर उठाएंगे, आपने वहाँ पर देखना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस के बारे में आपको पॉइंट लिखना है। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह, आपको ये लिखने हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, तो इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप जाकर अपनी बुक उठाएं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर उठाएं, वहाँ से आपको इनकी हेडिंग्स मिल जाएंगी। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की लिमिटेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टाफिंग के चैप्टर में मिल जाएगा या डायरेक्टिंग में मिल जाएगा, आपने दोनों में से जो भी करा। हाँ जी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अगेन स्टाफिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में देखेंगे, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया होगा, वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर आ जाती है केस स्टडी। यहाँ पर आपको 2 तरीके के कंज्यूमर राइट ढूंढने के लिए बोला गया है कि कौन से 2 कंज्यूमर राइट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। असल में होता यह है कि आबा के घर में गेस्ट आए हैं, उन्होंने वेजिटेबल बिरयानी ऑर्डर करी, लेकिन उन्होंने आपको जो बिरयानी दी, जो बिरयानी वाले हैं उन्होंने आपको जो बिरयानी दी, वो बिरयानी जो थी वो नॉन वेजिटेरियन आ गई। लेकिन जब उसने पैकेज को चेक किया तो पैकेज पे नोटिस किया कि वहाँ पर कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उस पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के मार्क लगा कर देनी चाहिए। यहाँ पर जो राइट आता है वो आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कंज्यूमर को उसके राइट के मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट को लेकर मिलनी चाहिए। उसने बिरयानी हाउस को कॉन्टैक्ट किया, जो मैनेजर था बिरयानी हाउस का, उसने अपोलोजाइज किया और इमीडिएटली वेजिटेरियन बिरयानी भेज दी और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश, यानी जो उसकी परेशानी थी उसको सुना गया और फ़ौरन से उसको रेड्रेसल किया गया। राइट टू सीक रेड्रेसल, ये कंज्यूमर राइट भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको इनके नाम लिखने थे, इनका कॉन्टेंट लिखना था, आपका आंसर हो जाता है। समझ में आई बात? ये नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 28 भाई, टेक वर्क्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है कि 2024 के अंदर ये स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना चाहता है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, यानी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। जो कंपनी का CEO है उसने क्या किया, फाइनेंस मैनेजर से कंसल्टेशन करी कि भाई यार पैसा चाहिए, क्या करा जाए। तो फाइनेंस मैनेजर ने कहा भाई देखो एक मार्केट है,
उस मार्केट में क्या होता है कि सेवर्स का पैसा एंटरप्रेन्योर्स के पास आ जाता है। समझ आई बात? और एंटरप्रेन्योर्स के पास जब वो पैसा आ जाता है, नई एंटरप्राइजेस के पास पैसा आ जाता है, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। तो मैनेजमेंट ने सोचा चलो जी ऐसा करते हैं, फंड रेस करते हैं। इन्वेस्टर ने इशू शेयर, इक्विटी शेयर इशू करे 200 रुपये का एक। पहली बार सिक्योरिटी इशू हो रही है। बताइए कैपिटल मार्केट की कौन सी टाइप है? प्राइमरी मार्केट, यानी न्यू इशू मार्केट। ठीक है ना? पहली बार आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं न्यू इशू मार्केट से, ताकि आप फंड रेस कर सकें। इसका आंसर प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट हो गया। उसके आपको 3 फीचर्स लिख देने हैं और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई गणेश जैन है, इसके पास एक टीम है, 4 एम्प्लॉय है टीम के अंदर, काव्या, रितेश, पूजा और माधव। काव्या और रितेश जो हैं वो टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं, पहले से काम कर रहे हैं, जबकि पूजा और माधव जो हैं उनकी जॉब परमानेंट है। सॉरी काव्या और रितेश जो है टेम्परेरी एम्प्लॉय है, मतलब टेम्परेरी मतलब उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। पूजा और माधव जो है वो परमानेंट है। चारों के चारों बहुत हार्ड वर्क से काम कर रहे हैं, जो परमानेंट है वो भी, जो टेम्परेरी है वो भी, और कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और अपने टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। अब गणेश जैन को रियलाइज़ हुआ कि यार इन सभी को ना रिवॉर्ड देना चाहिए। इसको मालूम हुआ कि भाई देखो हर ह्यूमन बींग्स की ना कुछ नीड्स होती हैं, तो उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो इसने आइडेंटिफाई करा वो नीड लेवल, मतलब चारों का नीड लेवल आइडेंटिफाई किया और हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उनकी उस नीड को सेटिस्फाई किया। काव्या और रितेश जो कि टेम्पररी थे उनको परमानेंट बना दिया। बताऊं कौन सी नीड है ये? सिक्योरिटी नीड्स हो गया, और साथ में इनको अच्छी पेंशन भी दी। सिक्योर कर दिया ना आपने उनके जॉब को। वो पूजा और माधव को एक अच्छा स्टेटस दिया गया है ना, इसे आप कहेंगे एस्टीम नीड्स। अच्छा, इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, इनको तो सिक्योरिटी थी। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि एक चीज आपको रियलाइज होगी कि हर बंदे की नीड हमेशा मौजूद नहीं रहती, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको उसकी नेक्स्ट लेवल की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो यही मैस्लो की अजम्पशन है। मैस्लो नीड हायरार्की की जो थ्योरी है ना, इसकी अजम्पशन यही है सबसे पहले कि हर आदमी, अगर आपकी एक लेवल की नीड पूरी हो रही है तो आप उस पर ज़्यादा लंबे समय तक सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। आपको ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए आपकी नेक्स्ट लेवल नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और यही आपको डायरेक्टली जाकर अगर आप चैप्टर उठाएंगे, डायरेक्टिंग का, मोटिवेशन का टॉपिक उठाएंगे, तो आपको मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के नीचे बहुत सारी अजम्पशन मिल जाएंगी। उन अजम्पशन में से कोई 2 अजम्पशन आपको लिख देनी थी। ठीक है, अगला आता है भाई हमारा वीके लिमिटेड। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है। इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, बहुत जगहों से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इनकी कंपनी में। ज़्यादातर शेयर होल्डर डिपेंड जो है वो रेगुलर इनकम पर है, इन्वेस्टमेंट से। मतलब ज़्यादातर शेयर होल्डर ऐसे हैं कि वो बस ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं करते, उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है, उसके ऊपर उन्हें डिविडेंड वगैरह मिलता रहता है। वीके लिमिटेड अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट। अच्छा, एक बात तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डिविडेंड डिसीजन के 2 फैक्टर ढूंढने हैं। पहला आपको मिल गया स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो कंपनी अच्छा डिविडेंड बांट सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें शेयर होल्डर्स की डिज़ायर है कि भाई कुछ सर्टन अमाउंट डिविडेंड उनको हमेशा दिया जाए, यानी ज़्यादा पैसा रोककर ना रखा जाए। इसे आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। ठीक है, कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है उसने आइडेंटिफाई किया भाई आगे जाकर कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। भाई अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं यानी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अगर नज़र आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसा रिटेन कर रखना चाहिए। समझ में आई बात? यानी तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए कौन कौन से फैक्टर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, और 2 फैक्टर आप यहाँ पर लिख लें और बाकी 2 फैक्टर और आप लिख सकते हैं इसके अलावा। वैसे आपने 6-7 तो याद ही कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है भाई वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आया हुआ है, उसका दूसरा पार्ट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन 32 भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इसमें क्या ही बताना आपको। क्वेश्चन 23 से भाई हमें बोला गया है द अबव केस डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट यूज बाई डीजी लिमिटेड टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। आपको लाइंस को कोट करके अबव पैरा से आइडेंटिफाई करना है और उन एलिमेंट्स को क्या करना है मेरे बच्चे, एक्सप्लेन करना है।
हाँ जी इधर देखेंगे, इन्होंने आपसे सवाल ये करा था कि आपको देखना है कि मार्केट ऑफरिंग कहते हैं जो प्रोडक्ट आप मार्केट को ऑफर कर रहे हैं, तो ये जो मार्केट ऑफरिंग है यानी जब आप अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफर करेंगे तो उसके लिए आपने कौन कौन से एलिमेंट के कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया है, मतलब ले देकर मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो, डीजी लिमिटेड एन ई प्लेन कार कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ रेवोल्यूशनरी फ्लाइंग कार बनाई है भाई उन्होंने पैसेंजर की मोबिलिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये हाइब्रिड फ्लाइंग कार है जिसके अंदर 2 पर्सन मतलब 2 लोग अकोमोडेट किए जा सकते हैं और इसके अंदर इनोवेटिव विंग्स लगाए गए हैं, जैसे डोर और कंफर्टेबल एंट्री लगाई गई है। सीट्स जो हैं वो बड़ी कंफर्ट हैं, क्राफ्टेड फ्रॉम हाई क्वालिटी मटेरियल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की बात नजर आ रही होगी। मार्केट ऑफरिंग के लिए इन्होंने प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पे काम किया, ठीक है। DGT Limited has obtained first testing approval from its category. Priced at 2.5 crore, the company has to take decision in respect of discount to customer, credit terms, etc. वगैरह। यहाँ पर प्राइसिंग पर काम हुआ है भाई, ठीक है जी, प्राइसिंग पर काम हुआ है, जैसे कि सेल प्रमोशन वगैरह के बारे में बात करी गई है। टू मेक द फ्लाइंग कार अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर, डीजी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग डीलर और इंटरमीडियरीज। हाँ जी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद टू कम्युनिकेट द अवेलेबिलिटी, फीचर, मेरिट एटसेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट कस्टमर एंड परसुएड देम टू बाय द फ्लाइंग कार, डीजीटी लिमिटेड डिसाइडेड टू गो इन डिजिटल मार्केटिंग, कैंपेनिंग वगैरह वगैरह, है ना, एडवर्टीजमेंट वगैरह की यूज़ की जा रही है, इसे कह सकते हैं हम प्रमोशन, है ना। तो आप देखें यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स के आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, डिफरेंट एलिमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आ गए हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इन्हीं को आपको आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। इन्होंने आपसे पूछा भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर, उसका आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देना था। ले देकर आपको यहाँ पर लिख देना है रॉयल ग्लेज लिमिटेड, है ना। फिर इसको 2 डिवीज़न में डिवाइड कर देना है आपको। पहला डिवीज़न फूड के लिए हो गया, दूसरा डिवीज़न होम केयर के लिए हो गया। अब फूड का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपना मार्केटिंग, अपना ये वगैरह वगैरह, इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाकर यहाँ पर दिखा देना है। फिर आपको 3 एडवांटेज बता देने हैं उसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, बात खत्म हो जाती है। सिंपल सा पेपर था, बहुत कुछ खास इसके अंदर था नहीं। ठीक है, आपने अगर जो मैंने बताया है पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है, जो मैंने बताया वही किया, तो बढ़िया नंबर आने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर डाइवर्ट हुए भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हुए, तो भी आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों।